तो चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 26 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक प्रश्न जो होंगे आपके 1 मार्क्स के होंगे। इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न है, 50 मार्क्स के। आप इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पे लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद काउंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप भी समझ पाएँ कि आप कितनी अच्छी तैयारी आपकी है और आपको कितनी कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देरी न करते शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी है, पहला आदमी था। आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए। आप लोग पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि सर टाइम नहीं दिए, तो यहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और इस बीच आप अपना आंसर इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ई को भी आपको ध्यान रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल से एकदम से समय लेकर आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद प्रश्न को बनाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लाल। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑर्गन? सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन है? इस प्रश्न का आंसर होगा हाइड्रोजन। मुख्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिविकता की खोज करने वाला कौन था? बेकुरल, बोर, रदरफोर्ड या फिर मैडम क्यूरी? तो रेडियो एक्टिविकता की खोज करने वाले थे हेनरी बेकुरल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, इस श्रृंखला के अंतर्गत एक वीडियो में यह प्रश्न आया था, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर करता है? एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है वो किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है वो किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जो आंसर जो होगा वो होगा तार की त्रिज्या पर निर्भर करती है। दूसरा यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रयुक्त मिश्र धातुओं के प्रकार पर निर्भर करता है और धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। फ्यूज तार की लंबाई पर कभी भी ये निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस बात का ध्यान रखेंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यदि उसके बराबर हो, क्या बराबर हो? तो दोनों वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभव। अगर विभव दोनों वस्तुओं के बीच बराबर है, जैसे जोड़ा जाता है, तो उसके बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मायोपियाग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है? किसके द्वारा मायोपियाग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अवतल लेंस के द्वारा। दोस्तों मायोपिया जो है इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वो कैसे प्रयोग किया जाता है, वो ट्रिक है यहाँ पर ये, जो आप सभी को पता है कि जो मुख्य रूप से 2 लेंस होते हैं, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ पे बात करेंगे अगर अवतल लेंस की, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के लिए। तो निकट शब्द को अगर जोरपूर्वक यानी मतलब थोड़ा सा प्रेशर देकर पढ़ेंगे, जैसे निकट और शब्द आता है, तो और शब्द से हमारा बनता है अवतल, और बात आती है दूर, तो दूर दृष्टि दोष इसको होगा दूर, ऊर आता है ऊ, तो ऊ से हमारा होता है उत्तल।
इस प्रकार से आप दोनों को ध्यान रख पाएंगे, निकट, अवतल, दूर, उत्तल, ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस जो होता है इसमें अवसारी गुण पाया जाता है, जबकि उत्तल लेंस जो होता है उसमें उपसारी गुण पाया जाता है। तो ये आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और अवतल लेंस जो होता है यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कराता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मायोपिया रोग से जो ग्रस्त होता है उसको अवतल लेंस से उसका इलाज किया जाता है, यानी अवतल लेंस लगाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो 8वां का जो सही आंसर होगा प्रतिध्वनि, इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। ध्वनि तरंग के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, जितनी सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए ध्वनि तरंग के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, कारण क्या है? तड़ित आप लोग समझ रहे हैं, तड़ित क्या होता है? जब बिजली चमकती है तो आवाज़ आता है खूब जोर जोर से, जिसे बोलते हैं ठनका। ठनका गिरता है तो आवाज़ होता है, तो वही उसी को तड़ित कहा जाता है। तो प्रश्न है, तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, तो इसके पीछे का वजह ये है, यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसके पीछे का वजह यह है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। आप ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि की चाल होती है वो मात्र 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इस वजह से जो तड़ित होती है उसकी आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाएं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में एक खिलौना गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? किस माध्यम में? जो जल, ग्लिसरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर निर्वात? तो किस माध्यम में एक खिलौना गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो यहाँ पर 10वें नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा निर्वात। निर्वात में एक खिलौना गाड़ी अपना जो वजन है वो एकदम से अधिक दर्शाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद आप यहाँ पे बात करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की, जो हमारे चैनल पे मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है। अगर आप भी 66वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इसी तरह के पीडीएफ चाहते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस नंबर पर हमें पेड लिखकर मैसेज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त होने के बाद हम यहाँ पे 1300 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ये हमारा 26वां पार्ट है और प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न होते हैं। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगे कि आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली इसके पीछे उद्देश्य यह है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट आपको देना चाहता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे, लेकिन हम जो यहाँ पे आपके लिए काम कर रहे हैं तो ये एकदम से कंटिन्यूटी बनाए हुए रखे हैं, और ताकि आपको अच्छी से अच्छे जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन का लेवल जो जिस प्रकार का होता है, मैं यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन डालता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड ही देना है, जो एकदम से इजी भी डालना है, सब प्रकार का डालना है। तो आप मतलब देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के बीपीएससी का जो मतलब क्वेश्चन बैंक है, तो उसको मैं ध्यान में रखता हूं और अपने अनुसार भी इसमें क्वेश्चन को ऐड करता हूं। तो ये सारी चीज़ों को मैं केंद्रित रख के ये सेट बनाता हूं। अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पे पेड लिखकर मैसेज कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस वीडियोज आए हैं, मतलब कि सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक 66वीं बीपीएससी तक ये रेगुलर चलता रहेगा। तो प्रीवियस सेट भी आपको मिल जाएगा, सारा का सारा बना हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का आंसर बताइए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? सभी प्रश्नों में मैंने बताया कि आपको ऑप्शन नंबर डी को भी ध्यान रखना है, तो इसे इग्नोर ना कीजिएगा। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 11 नंबर का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत अगर हम देखेंगे कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी है, ये देखिए यहाँ पर बी के अलावे मतलब जल का वाष्प में परिवर्तित होना, इसके अलावे हमारा ये तीनों यहाँ पे सही आंसर होगा।
लोहे का जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन होना और कोयले का जलना, ये सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन है, जबकि जल का वाष्प में परिवर्तित होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? काफी इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा। हीरा जो है इनमें से ऑप्शन के आधार पर ये यौगिक नहीं है, जबकि हीरा एक तत्व है, आप सभी को पता होना चाहिए, और ये कार्बन का अपर रूप है। तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हीरा एक तत्व है और यह कार्बन का अपर रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन अणु का आकार कैसा होता है? रेखीय, त्रिभुजाकार, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। मीथेन अणु का आकार कैसा होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुष्फलकीय। मीथेन अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड या फिर आयोडीन। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ग्रेफाइट। निम्न में से कौन पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? आंसर होगा ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट अगर पाउडर के रूप में है तो ये विद्युत का चालन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन कर सकता है। जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल, वो बेसिकली ग्रेफाइट का ही बना होता है, उसकी जो नींव होती है वो ग्रेफाइट की होती है, तो वो विद्युत का संचालन एकदम से अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन अगर वो पाउडर के रूप में है तो विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप का नाम किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा लॉन टेनिस। डेविस कप का नाम लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, लॉन टेनिस। 16वां नंबर प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन का नाम संबंधित था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओसामा बिन लादेन का नाम किससे संबंधित था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलकायदा से। ओसामा बिन लादेन का नाम अलकायदा से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमान हज के लिए जाते हैं। ये प्रश्न है, सभी को आना चाहिए, 100 में से 100 लोग को ये प्रश्न आना चाहिए कि मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मक्का। जो हमारे मुसलमान भाई लोग होते हैं वो हज के लिए मक्का जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मक्का। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को देखिए और उसके बाद सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस प्रश्न का आंसर होगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कई सारे स्थल हुए, जैसे कि मोहनजोदड़ो और फिर हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो जो था ये मृतकों का टीला कहलाता था, आप इसे ध्यान रखिएगा। और बात आई हड़प्पा की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हुई थी, तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हड़प्पा और सिंधु घाटी दोनों की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये दोनों चीज़ों को आपका काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। क्या विवेचित है? किसकी रचना किया गया है? मतलब इसके अंतर्गत क्या है? उपनिषदों के अंतर्गत क्या है? मुख्यतः विवेचित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हिंदू धर्म दर्शन का स्रोत कहा जाता है इसको, उपनिषदों को, तो इसका आंसर होगा दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या फिर जातक।
21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जातक इसका करेक्ट आंसर होगा। अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो जातक के कथाओं का चित्रण किया गया। दोस्तों जातक एक पुस्तक है, इसमें से इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के पूर्व के 200 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है, इसमें लिखा गया है। और यहाँ पंचतंत्र आपको दिख रहा है, तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो अब इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कन्नौज। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज जो शहर है इसे महत्ता प्राप्त हुआ था। और वेनशांग जो है चीनी यात्री वेनशांग हर्षवर्धन के ही शासन काल में यहाँ पे भारत आया था। आपसे ध्यान रखेंगे, हौ से हर्षवर्धन और हौ से वेनशांग। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सभी को पता होगा कि विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी, मतलब दिल्ली से देवगिरी क्यों किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर होगा देवगिरी का केंद्रीय स्थित होना। जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल में देवगिरी जो था वो उसके राज्य के एकदम से केंद्र में था, तो इस वजह से देवगिरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी का केंद्रीय स्थित होना। अगला प्रश्न है, विजयनगर सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? इस प्रश्न का आंसर होगा हम्पी में। आप बताइए ये किस राज्य में, वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, हम्पी कहाँ पर पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, तो लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? इस प्रश्न का आंसर होगा अफगानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को अफगानों ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर का दरबारी कवि कौन था? हरिदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीम खान? तो अकबर का जो दरबारी कवि था वो रहीम खान खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, रहीम खान। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? बाबर का, अकबर का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? मुगल सम्राट से एक प्रश्न पिछले वीडियो में भी था, तो मुगल सम्राट का भारत में ज़्यादातर हिस्सों पर शासन जो था वो औरंगजेब का था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको कि अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक मुगल साम्राज्य पर किन्होंने शासन स्थापित किया था? तो मुगल साम्राज्य में अकबर के बाद जो दूसरा शासक आता है जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया वो था औरंगजेब। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, शेरशाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि उसने, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? क्योंकि उसने क्या किया था? शेरशाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि उसने क्या? प्रशासनिक सुधार किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रशासनिक सुधार के कारण शेरशाह की महानता को जाना जाता है। दोस्तों शेरशाह जो था वो एक बिहारी शासक था और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था। और बात करें अगर शेरशाह सूरी की, तो इसका जो मकबरा है ये सासाराम में है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके आगरा का किला में रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी?
1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इसका आंसर जो होगा वो गुरु गोविंद सिंह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है? इंदौर भोसले, नागपुर होलकर, पुणे पेशवा, ग्वालियर गायकवाड़। इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुणे पेशवा। पेशवा से संबंधित था जो मराठा प्रशासन था, तो मराठा प्रशासन में जो प्रधानमंत्री होते थे उसे पेशवा के नाम से जाना जाता था। तो इस आंसर को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा सहभागी नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, दिलीप सिंह, तात्या टोपे। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी प्रश्नों में ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था? तो ये दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी, ये सहभागी नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो आपको यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी दिख रहा है, लॉर्ड डलहौजी का सहायक जो नीति था ये इसका प्रतिपादक थे, सहायक नीति का, सहायक संधि का एक्चुअली में, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के दौरान निम्न में से क्या घटित होता है? बीज अंकुरण के दौरान निम्न में से क्या घटित होता है? तो सामान्यतः बीज अंकुरण के दौरान ऊष्मा का विमोचन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऊष्मा का विमोचन होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि? स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि? क्या वजह है इस पर मलेरिया का नियंत्रण हो जाएगा अगर स्थिर जल पर तेल छिड़का जाए तो? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा, मच्छर के लार्वा जो है वो सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तेल छिड़कने से तेल जो होगा वो पानी की सतह पे आ जाएगा और ये मच्छर का जो लार्वा होगा वो पानी में डूब जाएगा और इस प्रकार से वो सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे किससे सांस लेते हैं? सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन की क्रिया कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो तिलचट्टे किससे सांस लेते हैं? 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ट्रैकिया से, जबकि मछलियां जो होती है वो गलफड़े से सांस लेती है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में वृहद सरीसृप संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले बात आती है सरीसृप की। आप इसके बारे में जितना जानते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, सरीसृप वर्ग आखिर होता क्या है। ठीक है, आप जो चीज़ों को लिख देते हैं वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है, तो एक बार जरूर लिखिए। इससे ये होगा कि आप इसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे, और जो लोग नहीं भी जानते हैं तो कमेंट देखेंगे तो वो लोग भी समझ पाएंगे सरीसृप क्या होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि भारत में जो वृहद सरीसृप संग्रहालय है वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई। अगला प्रश्न है, पित्तरस का प्रमुख कार्य है। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाचन के लिए प्रोटीन के पायस बनाना। पित्तरस का प्रमुख कार्य है पाचन के लिए प्रोटीन के पायस बनाना। चलिए, अगला प्रश्न है 40वां नंबर प्रश्न, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? जो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, इंसुलिन जो है ये प्रकार का हार्मोन है, तो इसका स्राव जो होता है अग्नाशय स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका से होता है। आप इसका ध्यान रखिएगा, जो अग्नाशय है वहाँ पर स्थित है लैंगरहैंस की द्वीपिका से इंसुलिन का स्राव होता है, और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। और ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और जो इंसुलिन जो होता है ये रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखने में काम आता है। जब आपका लैंगरहैंस की द्वीपिका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे 41 नंबर से जो 50 नंबर तक के सभी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम यहाँ पे 10 में से 5 आपके जरूर सही हो। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद यानी कि फंगल पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होगा? किस सरकार के द्वारा ये फफूंद पाउडर यानी कि फंगल पाउडर को तैयार किया गया है? इस विश्वविद्यालय का नाम है बोडोलैंड विश्वविद्यालय। ये किस राज्य में पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। ये असम में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष यानी कि नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा मार्कोस ट्राइजो, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? एमएसएमई की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु चैंपियन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 45 नंबर प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसमें बढ़ोतरी को मंजूरी दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सैंतालीस नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आदेश गुप्ता। इससे पहले मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, किसी कारणवश इसे पद से इस्तीफा देना पड़ा और आदेश गुप्ता अब नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आर श्रीलेखा को अभी हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जुन अवार्ड। आप सभी को पता होगा अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? FSSAI का अभी हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभी अरुण सिंघल को भी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया कृपया कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तमाम जानकारियाँ लिखी हुई है। आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अच्छी चीज़ें पोस्ट करता हूँ जो BPSC एग्जाम से संबंधित होती हैं, और PDF वगैरह जो भी होता है वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसे हमें जरूर फॉलो कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि अगला जो हमारा टेस्ट सीरीज आएगा टेस्ट सीरीज नंबर 27। तो तब तक के लिए धन्यवाद।